हाँ तो बच्चों, तो पेपर 2 जो है उसको अगर आप देखें तो वो एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 के काफ़ी सारी चीज़ उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड थी। तो हम थोड़ा बोल सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 के थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा आसान नहीं है। और इसमें ज़्यादातर इजी इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ मीडियम लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्रिकी हैं, है ना। तो हम शुरुआत जो है वो पहले क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया है, 1 - x⁻⁷ अपॉन 1 + x⁻⁷, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मैंने क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा काम है। इसे चाहो तो आप इसमें ब्रेक कर दो इसको दो पार्ट में, ठीक है। तो इसे लिख दो 1 + x⁻⁷ माइनस 2 टाइम्स x⁻⁷, ठीक है। जैसे ही इसे लिखोगे 1 + x⁻⁷ इंटू डी एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे ही इसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे, देखो फर्स्ट पार्ट क्या मिला, 1/x इंटू डी एक्स, है ना। एंड व्हाट विल बी द सेकंड पार्ट, जरा ध्यान से देखते हैं। 2 टाइम्स x⁻⁷ अपॉन x, कितना मिल गया, x⁻⁶ अपॉन 1 + x⁻⁷ इंटू डी एक्स, है ना। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको t मान लो, t मान लिया तो कितना मिला आपको, 7 इंटू x⁻⁶ इंटू डी एक्स बराबर dt मिल गया। 7 इंटू x⁻⁶ प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt, है ना। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, 1/x इंटू डी एक्स, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो आप डायरेक्टली देख ही रहे हैं कितना हो गया हमारा, 2/7 इंटू डी टी अपॉन टी, है ना। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, ln mod x मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2/7 ln t द mod प्लस c। अब वहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, ln mod x कितना मिला, ln mod x, है ना, ln mod x माइनस 2/7, ln के अंदर कितना आ गया आपका, ln के अंदर मिल गया 1 + x⁻⁷ द मैग्नीट्यूड प्लस c। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया था हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये देखो, ये टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड सम है डायरेक्टली, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, aij = -aj, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या बोलता है हमारा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अब स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज और होती है, ai = 0 होता है फॉर ऑल आई का वैल्यू 0 1 2, मतलब 1 2 3 आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, उसमें 0 मिलती है स्क्यू सिमेट्रिक में। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज रॉन्ग। अब स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात क्या होती है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो -a के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज मिलती है, ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर 0। फिर उसके बाद सी नंबर प्रॉपर्टी, सी नंबर में क्या दिया है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसका ऑर्डर कितना है, देखो ऑड ऑर्डर है, इसका मतलब इस वाले का ए डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल आएगा। जबकि तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब, और एक डी ऑप्शन दिया है नन, इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत दिया है। देखो आप पहले वाले ऑप्शन में, हमारे में मतलब हमने सही लिखा है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है दिस नॉट इक्वल टू 0, हमने क्या लिखा था, सही। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए रॉन्ग हो गया, बी जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वल्स टू ट्रू हो गया, सी जो हो गया वो रॉन्ग हो गया, और जो डी है वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ए, इसका आंसर क्या आ गया, ओनली बी इज द राइट ऑप्शन। सिंगल चॉइस है, ओनली वन ऑप्शन विल बी राइट, ओके। हाँ देखो बच्चों, तो ये से बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें रूट साइन एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो इसमें क्या लिखते हैं, साइन एक्स इन द अंडर रूट बराबर टी। जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या मिल गया आपको, 1/2 टाइम्स अंडर रूट साइन एक्स। अब साइन एक्स में चेन रूल लगा दो, साइन एक्स का चेन रूल cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो आप ध्यान से देखो, cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2 dt हो गया। तो 2 टाइम्स dt, और e रेज टू पावर क्या हो गया बच्चों, e रेज टू पावर t इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लेंगे इसे, 2 टाइम्स e रेज टू पावर t
प्लस सी, 2 टाइम्स ई रेज टू पावर टी प्लस सी। डायरेक्टली अब ई रेज टू पावर टी की जगह पर वैल्यू रख दो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस सी। तो कौन सा नंबर ऑप्शन आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, ये टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड सम है। इसमें आपको ये दिया है, एक ए दिया है, तो आपसे क्या पूछा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स की पावर अगर आप n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका d1 रेज टू पावर n, d2 रेज टू पावर n, d3 रेज टू पावर n, डॉट 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 dn रेज टू पावर n। सिंपल सा है, सबकी पावर n लगा दो और ये क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। सिंपल सवाल खत्म, कट से सवाल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 2 सेकंड का सम था। ठीक है। हाँ तो बच्चों सवाल हमको ऐसा दिया है कि ए लैम्डा एक दिया है, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 मिलेगा, डॉट 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 इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है। तो हमसे पूछा है ये क्या है, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज दी हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो कितना मिला, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 1। ठीक है। ये ए लैम्डा का डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गया, तो अपने को क्या मिलेगा, a1 प्लस a2 है ना, प्लस क्या लिखेंगे a3 डॉट 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 कहाँ तक, अप टू an। ठीक है। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो क्या होगा, देखो a1 क्या मिलेगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, कितना आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 कहाँ तक मिला बच्चों, देखो ये आपको मिल गया डॉट 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 कहाँ तक 2 टाइम्स लैम्डा को कुछ वैल्यू दिया है क्या, हाँ 300 तक दिया है। दिस इज अप टू व्हाट 300 300। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रखते हैं, 300 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है। और ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लिखते हैं ना 2 लैम्डा माइनस 1, तो 300 माइनस 1। इसका सम निकालना जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मेरे ख्याल से 300 टर्म है, 300 टर्म है, 300/2 इंटू कितना मिला, ए हो गया 1 इंटू 2 2a प्लस कितना n माइनस 1, n कितना है 300 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। कैलकुलेट करोगे तो 300 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैसे भी हमको पता है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट n स्क्वायर के इक्वल आता है ना। तो इसमें देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन। सवाल खत्म। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें ये दिया है आपको, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ये दे रखा है ए इज दिस है ना। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको अगर आप ध्यान से देखें, देखो क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। आप देखो किसी भी ऑप्शन में ए स्क्वायर नाम की चीज़ नजर नहीं आती, इसका मतलब ए स्क्वायर में कुछ ना कुछ क्या है, झोल है। तो वो झोल कैसे है, देखो उसको क्या करेंगे हम लोग, बड़ी सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। तो ए स्क्वायर जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ए स्क्वायर को सवाल से भगा सकते हैं हम। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ए आई प्लस बी ए होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है ए आई प्लस बी ए, यही होता है ना इसका मतलब। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू आई स्क्वायर, ए इंटू आई स्क्वायर तो आई के इक्वल होता है। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू ए आई इंटू बी ए। अब ए आई इंटू बी ए कितना होता है, ए बी तो स्केलर क्वांटिटी है, आई इंटू ए के इक्वल होता है। ठीक है। सेम चीज यहां पर करोगे तो बी ए इंटू ए आई, ये भी क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू आई इंटू ए होता है। अब फिर जैसे ही आप चौथा वाला लिखोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दिस विल गोज टू नल मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स को चला जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, देखो ये बना ए स्क्वायर आएगा, सॉरी है ना, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस इज ए स्क्वायर है ना। तो ये क्या मिला आपको, ए स्क्वायर आई प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू ए, दिस इज द आंसर। कौन सा नंबर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बड़ी आसानी से हमारा बी ऑप्शन निकल कर आ जाता है। सर खत्म हो गया सवाल है ना। हाँ देखो सवाल आपको ये दिया है कि ये 2 सर्कल हैं, ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं ना। तो सिंपल सा है, 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, हमने पढ़ी हुई है कंडीशन सर्कल में चैप्टर में, 2
G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, है ना। ये कंडीशन आपको मिलती है। तो कंडीशन क्या है, देखो G1 क्या है, G1 एज इट इज है P/2 है। G2 कितना है, G2 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2। F1 कितना है, दैट इज F1 कितना है, देखो यहाँ पर P/2 है कि नहीं, और F2 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू P। F1 P है, F2 P है, बराबर क्या लिखा हमने, C1 कितना है, -7 है, C2 कितना है, +1 है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो आपको P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वो जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके दो रूट मिलेंगे आपको, P बराबर 2, 3। उसको पूरा सॉल्व करने का कितना समय है नहीं, तो आप कोई भी सॉल्व कर सकता है। आगे क्वाड्रेटिक मिली, इसके सॉल्व करो, यू विल गेट 2, 3। और ऑप्शन कौन कौन से हो गए हमारे, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, दैट इज द आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन से एमसीक्यू है, थोड़ा आसान था सवाल, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सम था, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते थे। फार्मूला नहीं याद तो भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 मिनट का और। हाँ तो बच्चों बड़ा आसान सवाल है, डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी इसमें लगती है जिसकी ज़रूरत होती है। वो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो पहला सवाल कर लेते थे। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको, सवाल बड़ा आसान है। सवाल में 2 चीज़ें दी हैं आपको, एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, उसमें 3 पॉइंट दिए हैं, ये दिया है हमको P, ये Q दिया है, ये हमको R दिया है। अब इसकी खास बात क्या होती है ट्राइंगल की, कि अगर आप इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसका सेंटर कहीं पर, इसका नाम दे रखा है हमको, सेंटर का नाम C दिया हुआ है, ठीक है। अब एक होता है हमारा ऑर्थो सेंटर H। तो ऑर्थो सेंटर की खास बात क्या होती है, अगर आप ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड के अबाउट इमेज लेते हैं H', क्या दे दिया इसका नाम, H'। अगर आप इमेज लेते हैं इसकी किसी भी साइड के अबाउट, तो वो कहाँ पर लाई करती है, दैट लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। दिस इज द प्रॉपर्टी। इमेज ऑफ H, यहाँ पर लिखें, इमेज ऑफ H लाइज ऑन H about एनी साइड, कहाँ पर लाई करती है, लाइज ऑन सर्कम, कहाँ पर लाई करती है, इट लाइज ऑन द सर्कम सर्कल, है ना। तो सर्कम सर्कल पर लाई करती है, बड़ी आसान सा काम है। तो आपने क्या करेंगे, आप ये पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, H आपको दिया है और आप क्या निकाल सकते हैं, PQ के अबाउट इमेज निकाल सकते हैं। तो H क्या दे रखा है आपको, 4। तो इमेज का क्या फॉर्मूला होता है, इमेज के लिए फॉर्मूला लगा दो H-3। इस वाली लाइन के अबाउट लगानी है ना आपको इमेज, देखो ये लाइन आपको दी है ना, तो इस वाली लाइन के अबाउट इमेज निकाल लो। तो H-3 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 बराबर X-3 अपॉन 1 बराबर Y माइनस कितना हो गया हमारा, Y माइनस कितना है आपका 4 अपॉन कितना आ गया, -1 बराबर कितना लिखेंगे, माइनस के अंदर -2 टाइम्स क्या लिखते हैं इसमें, 3,4 लिख दो। तो 3 - 4 + 7 अपॉन क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा सॉरी एक सेकंड रुको, मैंने ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रॉन्ग लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप यहाँ से इमेज कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से इमेज कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -3, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आया, क्या कोऑर्डिनेट निकला बच्चों बताओ इस वाले पॉइंट का, -3, 10। अब -3, 10 निकल आया, आपको क्या है, सर्कम सर्कल दे रखा है, सर्कम सर्कल का सेंटर दे रखा है। तो रेडियस निकाल सकते हैं क्या, रेडियस बराबर क्या लिखेंगे, √ के अंदर फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर। सर ये पॉइंट आ गया ना सर्कल पर लाई करने वाला, सेंटर दिया है,
तो जो रेडियस कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वो आ जाएगी कितनी, -3, और इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 1, 2, तो कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, तो ये 16 यहाँ पर आ गया, प्लस कितना मिला 10 - 2 8, तो 64 हो गया, 64 + 16 अंडर रूट के अंदर 80 आ गई रेडियस। ठीक है, 80 रेडियस मिल गई, सेंटर पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन बराबर x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 80। क्लियर है बच्चों? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ चुका है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन और है, एक और ऑप्शन है, वो बहुत आसान है, वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो आपसे सेंट्रॉइड पूछा है ना, सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। एच की कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको कितने 3,4, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,2। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे सब लोग, जैसे ही आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेना, तो जो अल्फा मिलेगा वो आपको 5/3 मिलेगा, और जो बीटा मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा 8/3 मिलेगा। क्लियर, क्लियर है सबको? 5/3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 × 2 × 1 और 1 × 3, तो 2 प्लस कितना हो गया 3 5, अपॉन में कितना मिलेगा 3, तो 1 + 2 आएगा, 2 + 1 होता है ना इंटरनल डिवीजन में, बस। तो ये हमारा ये वाला सम हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक और आंसर में आ गया। कौन सा ऑप्शन आया, देखो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो राइट आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर में टिक कर सकते हैं। तो ठीक क्वेश्चन था, एक प्रॉपर्टी इसमें याद होनी चाहिए, जो कि अभी क्या है जनरली हम भूल जाते हैं, 11th में पढ़ी होती है, 12th में याद नहीं आती है ना। ठीक है, तो अच्छे से याद रखो, प्रॉपर्टी याद रखोगे 100% आपका सवाल का आंसर आएगा। हाँ देखो बच्चों, इस 9 नंबर सवाल में, 9 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये बेसिकली सर्कल की उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या फिर कहाँ टच कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पर कट करते हैं ना, उसी टाइप पर बेस्ड है ना। तो सिंपल सा काम है, जैसे अगर आपको पहले पे दिया है फर्स्ट 2 में, आपको बोला है क्या, फर्स्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल, इन दोनों सर्कल पर जो नंबर ऑफ टेंजेंट कॉमन होंगे वो क्या होंगे R3, 3 कॉमन टेंजेंट होंगी। तो एक काम करते हैं, सेंटर्स के बीच की, सेंटर्स क्या है इसके, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, C1 C2। पहले वाले का सेंटर क्या है बच्चों बताओ, पहले वाले का सेंटर है 1, और इसका सेंटर है 1,0, और इसका सेंटर क्या है C2 बराबर कितना आया आपका -3, +3, है ना। दिस इज द सेंटर फॉर द 3। ठीक, अब सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, तो C1 C2 कितना मिला, डॉट नहीं है, C1 C2 सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 1 4, तो ये 5 के इक्वल आ गई, है ना। रेडियस निकाल लेते हैं पहले वाले की, R1 बराबर कितना मिल गया हमको 1 मिल गया, ऐसे ही R2 बराबर कितना मिल गया हमको, दैट इज इक्वल टू मेरे ख्याल से ये 4 मिल गया, है ना। ठीक, तो आप ध्यान से देखें, C1 C2 बराबर R1 + R2, और जब भी ऐसा होता है तो सर्कल कैसे बनते हैं बच्चों, ऐसे सर्कल बनते हैं। तो एक कॉमन टेंजेंट, उसके बाद 2 कॉमन टेंजेंट, एक यहाँ बनेगी। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारी 3 टेंजेंट्स बन गई, देखो एक बन गई CT, है ना, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गई, और एक आपकी इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गई। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या दिया है। सेकंड नंबर में भी हमको यही पूछा गया है कि आपका क्या करना है, आपको इसका वैल्यू ये बताना है कि आपकी इसमें कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। तो जैसे ही आप सेकंड वाले में कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है C1 C2 लेस देन कितना R1 - R2। ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे, C1 C2 निकाल लेंगे, R1 - R2। तो और देखो ऑप्शन में क्या बोला है आपको सेकंड नंबर में, मैं पढ़ के बताता हूँ। C1 ये दिया है आपको, एंड C2 जो गिवन है, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस आर इक्वल्स टू 0।
और जीरो है, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2 से छोटी है। तो डेफिनेट बात है आपको कोई भी इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है। तीसरे नंबर में क्या बोला है, थर्ड नंबर में, इफ थ्री सर्कल्स विच आर सच दैट देयर सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर, जिसके सेंटर्स क्या है, नॉन कोलिनियर हैं, then exactly one circle exists which cut the three circles orthogonally। बाकी सब केस में तो ठीक है, लेकिन ये कब वैलिड नहीं होता है, when circles are intersecting, जब सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स कब है, when, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, इट इज क्रॉस, इसको क्रॉस लगा देंगे। ये ट्रू था, ये वाला भी ट्रू था, ठीक है, ये ऑप्शन भी ट्रू था, बी भी ट्रू था। इसके बाद सी हमने देखा, सी क्या है, फॉल्स है। क्यों क्यों क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, ये जब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं उस केस में ये गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद डी नंबर ऑप्शन क्या है, द पॉइंट डायमेट्रिकली, इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है वो -3,4 है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आप चेक करें कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सर्कल पर लाई करता है कि नहीं करता। लाई करता है, बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। जैसे ही आप मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आ गया आपका, देखो 1, -3, तो कितना आ गया, -1 मिल गया मिड पॉइंट। फिर उसके बाद 0, -4 का निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, -2। इट इज नथिंग बट द सेंटर। ऐसा नहीं है, लेकिन इससे पहले नहीं, आपको ये चेक जरूर करना है कि 1, 0 और -3,4 लाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये दिया है आपको, कहा है कि ये जो है ये इसकी टेंजेंट है, तो ये जिस पॉइंट पर इनको टच कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, सबसे पहली चीज तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन लगाओ। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इक्वल्स टू रेडियस। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर क्या है 1, 2, रेडियस कितनी है इसकी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 + 5 कितना हो गया आपका √ के अंदर 10, ठीक है। दिस इज द रेडियस, है ना। सेंटर निकल आया, रेडियस निकल आई, अब क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बराबर रेडियस, तो लगा देते हैं हम, कितना मिला 3 × 1 - 2 + c डिवाइडेड बाई कितना हो गया √ के अंदर 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10, ठीक है, इन द मॉडुलस इक्वल टू √10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जैसे ही आप c का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, देखो c + 1, ठीक है, c + 1 डिवाइडेड बाई कितना c + 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से आपको c का क्या क्या वैल्यू मिला, c बराबर 9 मिल गया, और c बराबर क्या मिला आपको -11, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही आपको c बराबर 9 मिला तो आपको लाइन की दो इक्वेशन मिल गई। असली में आपको दो लाइंस मिलती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब पैरेलल होती हैं तो डेफिनेट बात है जो जहाँ पर टच करेंगी वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आप इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y - 3x = 9, इसका इक्वेशन हो गया बराबर y - 3x बराबर कितना हो गया हमारा -11, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है भाई, सेंटर दिया है 1, 2, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम क्या, सेंटर से क्या हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे बाय द फॉर्मूला, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 2, 3, ठीक है बच्चों। जैसे ये पॉइंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट 2, 3, ठीक है, -2, एक सेकेंड, -2, 3 आएगा ना, नॉट 2, 3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जैसे दूसरा पॉइंट निकालोगे, चाहो तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, या तो इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, अदरवाइज नहीं निकालना चाहते हो तो क्या है, इस वाले पॉइंट को अल्फा बीटा ले लो, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करते हो। तो जैसे ही कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा आपका 4, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बाकी कुछ नहीं पूछा, और ऑप्शन में कुछ दिया है इसमें बताओ। तो ऑप्शन आ गए मेरे ख्याल से, A, B हमारे ऑप्शन आ गए, A, B, these are the 2 options of, ठीक है। तो देखो सम आपको ये दिया है, आपके बाप से पूछा है कि A कोई भी आपका क्या है
ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको बोला है कि भाई ए माइनस ए डैश जो है इसके बारे में बताओ। 4 ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो नल मैट्रिक्स, पता नहीं भाई होगा कि नहीं होगा, मालूम नहीं, कुछ भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। और इसके बाद बी, ए क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ, ये हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको एम नाम दे देते हैं, तो ए माइनस ए डैश, है ना। सिमेट्रिक चेक करना है या फिर हमको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम एम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। एम डैश, तो ट्रांसपोज लिख दो इसको चाहो तो, ठीक है, ट्रांसपोज लिख दिया। तो एम ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज, तो किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए बराबर कितना हो गया, माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। बोलो क्लियर है। अब यहां से क्या लिखा आपने, माइनस एम के इक्वल आ गया, एम ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, माइनस एम। इसका मतलब ये क्या है, इंप्लाइज दैट स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, बड़ा आसान सा सवाल था। तो मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और कोई ऑप्शन तो नजर आता नहीं है। इन्वर्टेबल के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि अगर मान लो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर मान लो वो ऑड ऑर्डर का हो गया तो उस केस में क्या होगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उस केस में आपका इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो इन्वर्टेबल वाला ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखने से नजर आ रहा है cos x अपॉन साइन एक्स, दूसरे में क्या है cos sin x अपॉन साइन एक्स। सिंपल सा सवाल है, डायरेक्टली 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दो। जैसे ही ब्रेक करोगे तो पहला पार्ट क्या बनेगा, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस दूसरा पार्ट क्या बनेगा, दूसरे पार्ट में देखो साइन एक्स और साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपका cos x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, सिंपल सवाल है। पहले वाले में साइन एक्स को टी मान लो, cos x dx क्या हो गया dt, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, ln sin x इन द मॉडुलस, माइनस दूसरे वाले का जो आंसर आया वो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x होता है, प्लस क्या होता है हमारा c होता है, ठीक है। अब इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिख दो, माइनस ln cosec x माइनस sin x प्लस c। तो जैसे ही लगोगे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर कौन कौन से आ गए हमारे, एक तो आ गया बी आ गया और एक सी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी कॉमा सी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये हमारे एमसीक्यू वाले सम्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम सीधे इंटीजर वाले सम्स पर, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम इंटीजर टाइप सम्स पर, है ना। इसमें क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है कि आप ऐसे सवाल में बोला है कि एक कॉर्ड दी है ना, एक कॉर्ड दे रखी है, वो सर्कल की रेडियस को क्या करती है भाई, बाइसेक्ट करती है। और सर्कल की रेडियस कितनी दी है हमको, सर्कल की रेडियस दी है हमको 12। तो वो कह रहा है कि ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है रेडियस का, मतलब ये वाली लेंथ 6 है, दिस लेंथ इज ऑल्सो 6। अब सर्कल की रेडियस कितनी दी है हमको, रेडियस 12 दी है, जरा इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या हम, ठीक है। तो आपसे ये जो कॉर्ड दी है ना बच्चों, ये वाली कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ आपसे पूछी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाली लेंथ जो होती है ये वाली लेंथ के बराबर होती है, ये 12 है, तो ये वाली लेंथ, ये आधी वाली लेंथ हो गई, ये कितनी हो गई, l/2 हो गई कि नहीं हो गई। तो मेरे ख्याल से जो अपन l/2 लिख सकते हैं वो किसके लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या लिखते हैं बताओ जरा, ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से 6 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, √3। तो l बराबर कितना आ गया, l/2 बराबर 6√3। तो यहाँ से l बराबर कितना निकल कर आया है, 12√3, ठीक है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है आपसे l/3√3 का वैल्यू पूछा है। तो l अपॉन कितना हमारा, तो l अपॉन कितना 3√3, दैट इज इक्वल टू 12√3 अपॉन 3√3, दैट इज नथिंग बट 4। दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों देखो, अब क्या बोला आपको कि ये एक सर्कल दिया है, ये एक सर्कल बना दिया है ना। अब ओरिजिन जो दिख रहा है मेरे ख्याल से इसके आउटसाइड ही है,
जैसा कि देखने से मुझे लग रहा है इसमें ओरिजिन पुट कर दो, देखो आउटसाइड आता है ना। तो ओरिजिन से क्या किया है इन्होंने, टेंजेंट ड्रॉ करी इस पर, इस वाले सर्कल पर, ठीक है। तो टेंजेंट क्या करती हैं, इसको ए और बी दो पॉइंट पर टच करती हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, सवाल की फील आना स्टार्ट हो जाएगी। सेंटर क्या है इसका, 2,2 इज द सेंटर ऑफ दिस, है ना। तो इसको इससे ज्वाइन किया आपने। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये एंगल 90 होगा, और अगर और ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला गया है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज ए बी, मतलब इसका सर्कम सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट पूछे हैं, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट में निकलता है। दिस पॉइंट इज 0,0 ओरिजिन, ठीक है। अब सिंपल सी चीज देखो, अगर आप, हमको किसका सर्कम सेंटर पूछा है, ओ ए बी। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल 90, ये एंगल 90। इसका मतलब है कि अगर कोई सर्कल में बनाता हूं, अगर वो ए से पास होगा, इसका मतलब ये गारंटी है कि वो क्या होगा बच्चों, वो बी से भी पास होगा। बताओ क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डायामीटर हो गई। इसका नाम अगर मैंने सी दे दिया तो ये जो ओसी हो गई, ये क्या हो गई, ये डायामीटर हो गई। ये किसकी डायामीटर हो गई, ये जो सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल नजर आता है, इसकी डायामीटर हो गई। डायामीटर हो गई मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो सर्कल है ओ ए बी से पास होने वाला सर्कल जो है, वो ओ ए सी से भी पास होगा, ओ सी बी से भी पास होगा, सी ए बी से भी पास होगा। इसका मतलब सबका सर्कम सर्कल क्या होगा, सेम होगा इन चारों का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो, अब इसका जो सेंटर होगा, जो इस वाले सर्कल का सेंटर होगा, वही आपके ओ ए बी ट्राइंगल वाले सर्कल का सेंटर होगा। और इसका सेंटर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, ठीक है। क्या मिला आपको, मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, 0 + 2/2, 0 + 2/2, दैट इज इक्वल टू 1,1। इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। सवाल में पूछा है a + b = 2, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो, इस सवाल में आपको दिया है कि ये 3 लाइन्स हैं, L1 L2 L3, है ना। ये 3 लाइन क्या है, सबसे पहली चीज तो एक चीज नोटिस करो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, हम 2 लाइन बना देते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं ऐसा ही बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लो, ये मैंने L1 बना दी, L1 = 0, और जो मैंने दूसरा लाइन बनाया वो क्या बनाया हमने, L3 = 0, ठीक है। और एक मैंने ये तीसरा लाइन बना दिया, ये क्या है हमारा, L4 = 0, ठीक है। L1 = 0, L3 = 0, L4 = 0, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, क्या बोला है सवाल में, इन दोनों को, इसको एज अ डायमीटर एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसको डायमीटर एज अ सर्कल बनाया, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी देखना, अभी एकदम क्लियर होगा। फिर क्या किया हमने, इसको डायमीटर एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये मैंने 3 सर्कल बना दिए, ठीक। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, रेडिकल सेंटर कैसे मिलता है। 2 सर्कल की रेडिकल एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। रेडिकल एक्सिस निकाली, वो रेडिकल एक्सिस जहां पर सेम पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। वही होता है ना तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इस सर्कल का नाम C1 दे दिया, इसका नाम C2 दे दिया, इसका नाम C3 दे दिया, ठीक है। तो आप ये बताओ, C1 और C3 की जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या है, इस वाली, ये वाली लाइन L3 = 0 है कि नहीं है, बोलो। C1 C3 की, ये किसकी है, C1 C3 का रेडिकल एक्सिस। इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, C1 और C2 का रेडिकल एक्सिस। तो ये वाली लाइन क्या है, C1 C2 का रेडिकल एक्सिस है। C1 C2 का रेडिकल एक्सिस, C1 C3 का रेडिकल एक्सिस, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा,
बताओ जल्दी से। वो पॉइंट क्या निकलेगा? रेडिकल सेंटर। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मतलब ये 90 डिग्री। ये मैंने क्यों बनाया है यहाँ से सर्कल ये, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, कितना मिलेगा जरा चेक कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 मिल गया और वाई कोऑर्डिनेट 2 आ गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट 2 आ गया। तो ये क्या मिल गया हमको, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। दिस इज द रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर कितना मिला, रेडिकल सेंटर इज इक्वल टू 1,2। अब आपको क्या बोला है कि जो L4 है उसके रेस्पेक्ट में, L4 के रेस्पेक्ट में क्या है, ओरिजिन एंड 1,2 लाइज ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड का मतलब इसमें ओरिजिन को पुट करें, वो जो इक्वेशन दी है उसमें, तो 4 इंटू 0 माइनस के इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। और इसमें पॉइंट क्या पुट करें हम, 1,2, ठीक है। अब इसमें पॉइंट 1,2 पुट कर दें, 1,2 भी पुट कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट को 1 लिख दो, वाई को 2 लिख दो, 4 माइनस 2y प्लस 1। अब क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड पर है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k शुड बी ग्रेटर देन 5/2, ठीक है। इसका मतलब जो k का रेंज मिला वो 5/2 से लेकर इन्फिनिटी हो गया। अब हमको क्या पूछा है सवाल में, हमको सवाल में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ k। ये बोला है कि इंटीजर है, ऐसा बोला होगा सवाल में आपको, ठीक है। देखो सवाल में बोला है आपको स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो गया, इक्वल्स टू कितना मिला, 3, ठीक है। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए क्या होगा, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है बच्चों, ठीक। हाँ तो बच्चों सवाल आपको ये दिया है, सिंपल सवाल है बहुत, प्रॉपर्टी बेस है डायरेक्टली। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी और होती है, लैम्डा इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, लैम्डा रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। दो प्रॉपर्टी इसमें लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अपन ये देख लेते हैं, जो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो -1 के इक्वल आता है। ध्यान से देखो, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर आप बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो तो वो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है, ठीक है। अब बाकी का सवाल हम बाद में देखेंगे, आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये एक तरीके से लैम्डा। तो देखो सवाल में बोला है ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू -1, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 के इक्वल, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है -1, है ना। तो हम इसमें दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक तो लैम्डा वाला यूज करेंगे, लैम्डा इंटू ए डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है आपका लैम्डा रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल, है ना। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 लैम्डा रेज टू, अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, 2 ऑर्डर है तो 2 इसकी पावर 2 लगा दी, इंटू ए रेज टू पावर 9 का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी रेज टू पावर -1। इसको क्या लिखोगे बच्चों, 2 रेज टू पावर 2 ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 9, इसको लिख दोगे 1/b डिटर्मिनेंट, है ना। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1/b डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर कितना, ए डिटर्मिनेंट तो रख दो -1 आ गया, और बी डिटर्मिनेंट कितना है 1/2, मतलब वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुटअप करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर, -2। लेकिन हमको सवाल में आंसर में क्या पूछा है, -2 का आपका मॉडुलस कितना आ गया, +2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट नंबर सवाल दिया है आपको, उसमें बोला है कि आपको 2 रॉड हैं जिनकी लेंथ क्या है, x और y है, मतलब a और b है, वो आपकी x एक्सिस और y एक्सिस पर मूव कर रही है। मतलब ये मान लो ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ क्या है, b है,
तो ऐसा मूव किस तरीके से कर रही है कि ये जो चारों एंड हैं ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये सर्कल पर लाई करते हैं। तो सर्कल के सेंटर का आपको लोकस निकालना है, तो इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, लिख सकते हैं हम ऐसा सर्कल के सेंटर को। तो क्या हम सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। जनरल इक्वेशन लिखें अगर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, है ना। ठीक, अब क्योंकि हमको पता है g बराबर क्या है, माइनस अल्फा है, f बराबर क्या है, माइनस बीटा है, तो इसको डायरेक्टली पुट अप कर देते हैं अभी से, क्यों फालतू में बात के चक्कर में रखना। ठीक है, चलो अभी नहीं करते पुट। ठीक, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, बराबर 2√g² माइनस सी, ठीक है, बराबर a। तो यहाँ से g² माइनस सी बराबर क्या हो गया, a²/4, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप y इंटरसेप्ट लगाओगे तो क्या मिलेगा, 2√f² माइनस सी बराबर b। तो यहाँ से f² माइनस सी दैट विल बी इक्वल टू b²/4, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा मिलेगा। ठीक, अब क्या करना है, अपने को c रिमूव करना है, तो आप c को रिमूव कर दीजिए आसानी से, 1 - 2 कर दो। नाउ इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 - 2, तो क्या मिल गया आपको, g² माइनस f² बराबर g² माइनस f² बराबर कितना मिला, a² माइनस b²/4। अब g की जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा, b और f की जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस बीटा। तो α² माइनस β² b²/4। अब अल्फा बीटा का लोकस चाहिए, तो एक्स अल्फा बीटा की जगह क्या लिखें, x, y। तो 4 टाइम्स x² माइनस y² बराबर a² माइनस b²। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ से k निकल कर आ गया, k बराबर कितना आ गया, 4। दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों। हाँ तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आपको बोला है k का वैल्यू निकालना है। अब देखो दोनों साइड आइडेंटिटी है। एक तरीका तो क्या है, आप ओपन करो, ऑपरेशन लगाओ, क्या जरूरत है मेहनत करने की। हमको सवाल में दिया है ना सिंपल सा, k × x × y × z। तो एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो राइट साइड जीरो हो जाएगी, लेफ्ट साइड तो डेफिनेट बात है फिर कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला ही होगा। तो हम क्या रखते हैं, एक्स वाई जेड को 1 रख देते हैं। जैसे ही 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, k × 1, लेफ्ट साइड में कितना बन गया, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो k = आपको क्या मिल जाएगा, 4। दैट इज द आंसर। सवाल खत्म। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पेपर का जो सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ओके, है ना। कोई भी डाउट है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर।